नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन अभी बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जल्द ही आने वाला होगा। इसकी रीज़न मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है, इसका जो मेन कारण है वो है जो इंटरनली जो न्यूज़ दिया जा रहा है वो ये है कि ये लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सीटेट में। अब सिलेबस को लेकर के हो सकता है या किसी और अन्य आधार पे हो सकता है, क्योंकि पहले ही सीटेट ने जो है आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है, बोर्ड ने, कि भाई जो है इसके 3 लेवल के एग्जाम होंगे। पहले आप सीटेट जो है 2 होते थे, अब 3 कराएंगे। तो ये भी एक चेंजेस हो सकता है, तो उसको लेकर के हो सकता है कि सिलेबस क्या होगा, उसका किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके आधार पर जो है ये लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। बाकी इंटरनली न्यूज़ क्या है मैं नहीं जानता। जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बिल्कुल सामने से जो है बात की गई न्यूज़ है, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो हर हाल में आपका 28 जो है, आई गेस 28 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित किया गया है। 28 नहीं भी हुआ तो जनवरी बिल्कुल पीक जो है फॉर्म में होगा, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 101% आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसलिए आपके पास समय कम है। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के अगर मैं बात कहूँ तो तकरीबन तकरीबन आपको जो है 3 महीने का समय चाहिए होता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा कई बच्चों को जो है समय लग जाता है सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने में। इसलिए आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेली करते जाइए। डेली पेपर लगाइए, डेली जो है पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करते जाइए, ठीक है। मैं आपको जो बताना चाहा वो मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, भले ही चाहे कोई भी कहानी आनी बना बनू के जो है लोग बांटते रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फटाक से जो है इनको क्वेश्चंस को करेंगे, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपना रिपोर्ट कार्ड मुझे दीजिएगा, मतलब आज आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं इसका सही सही आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का टारगेट है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली नए नए क्वेश्चंस, नए नए जो है टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपना वीडियो शुरू करिए, ठीक है। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। तो बच्चों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता कैसे बढ़ती है? भाई, पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करने से बनती है, या फिर औपचारिक जो है कलन विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल करने पर बल देती है, या फिर हम चिन्हों को, चित्रों को, रेखा चित्रों के द्वारा जो है गणितीय परिस्थितियों के आधार पर हम प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चे जो है समस्या समाधान की क्षमता में उनकी वृद्धि होती है जब वो किसी जो है चित्रों को देख करके अपनी जो है समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, गणितीय परिस्थितियों को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे गणितीय परिस्थितियां क्या हो सकती है, आप घर के बाहर बैठ खड़े हैं, एक आया आदमी, भैया ये जरा देखना ये का लिखा है, तो ये भैया 2700 रुपये लिखा है ना। तो गणितीय जो है परिस्थितियों की बात, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में बता। कोई आ गया आपसे कहा कि भैया जरा इसको जोड़ के बताना, तो आपने कहा 15 प्लस जो है 10 25 प्लस 10 45, ऐसे करके जो है मतलब फिर 35 फिर 45 फिर 5 जो है 50 हो गया, इस तरीके से। तो गणितीय परिस्थिति में, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैथ में कुछ जैसे सीडीपी में मनोवैज्ञानिक है, जैसे पियाजे है, बाइगोस्की है, चोम्स्की है, कोहलबर्ग है, ये सब मनोवैज्ञानिक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही गणित में कुछ जो है मनोवैज्ञानिक है जिनके क्वेश्चन आते हैं। इनमें से एक मनोवैज्ञानिक का नाम है पोल्या। मैं पोल्या को छोड़ करके मैंने 3 जो है मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे तो आप 101% जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो गलत करेंगे। इसलिए उस टॉपिक को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। तो पोल्या ने कौन सा जो है चरण दिया था, किस जो है सिद्धांत के तहत दिया था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो पोल्या ने गणितीय समस्या समाधान के लिए कितने चरण दिए थे? 4 चरण। पियाजे की तरह इन्होंने भी 4 चरण प्रस्तुत किए थे। 4 चरण क्या था? पहला चरण था समस्या को जो है पहचानना है, समस्या को पहचानना, पहचान लिख देता हूं, ठीक है।
उसके बाद दूसरा चरण है समस्या की जो है योजना बनाना। तो क्या है? योजना बनाना हो गया। तीसरा चरण है यहाँ पे योजना को लागू करना। तो यहाँ पे तीसरा चरण है उस योजना को क्या लागू किया जाता है। और हम यहाँ पे आखिरी चरण की बात करें, योजना को लागू करने के बाद उसकी पुनः जो है जांच करना। क्या करना? जांच करना। तो ये चारों जो है चरणों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आंसर यहाँ पे याद करना वाला जो है कलन विधि को याद करना, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि मैं पोलिया के जो है संबंध में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करके दे दूं? आप लोग अगर मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं जो है इसका टॉपिक बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर अर्ध व्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए जो अर्ध व्यास की जो गोले की ऊंचाई होती है वो गोले का व्यास होता है। ठीक है, और गोले का व्यास है 2r। यहाँ पे आंसर हो गया 2r, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बहुत ही आसान था, खैर ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आधार पर राजीव द्वारा बनाए गए पिरामिड से कितने त्रिभुज? देखिए बिल्कुल बहुत ही हल्के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में मैथ को लेकर के। अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस तो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं जो हर बच्चा कर सकता है, बस थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना है। और आपको दिमाग लगाना है, दूसरा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाओ। पेपर में क्या होता है, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप से कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ताकि आपको सारी क्वेश्चंस तैयार होने करने का मौका मिल जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट कर लीजिए, तो हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम आने तक आप ऐसे 50, 60, 70 क्वेश्चन नोट कर लेंगे और 70 क्वेश्चन का रिवीजन करते जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन रट जाएंगे और रिपीटेड रहते हैं, अक्सर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, वो भी समान। वर्ग के आधार पर राजीव द्वारा पिरामिड कितने बनेंगे? भाई आधार के आधार पे अगर हम 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार, 4 आधार की बात कर ले तो यहाँ पे 4 पिरामिड बनेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, 4 भुजा है तो 4 पिरामिड बनेंगे आधार के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो देखिए सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। अब जब सब्जी खरीदेगी तो उसको पैसे भी देगी, पैसे देगी तो जो है वहाँ पे तो गणित का जो है काम हो रहा है। भाई ये कितने किलो है, ये कितने ग्राम है, ये सब डिस्कशन होगा, तो यहाँ पे ये प्रयोग हो रहा है। रमन अपने जो है पिता की दुकान पर बही खाता की जांच कर रहा है, तो यहाँ पे भाई जो है अब यहाँ पे पूरा जो है अकाउंट चेक कर रहा है, बही खाता जांच रहा है, तो यहाँ पे भी गणित का प्रयोग हो रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अब काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो गया गणित का यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। गिनना एक क्या है, गणितीय है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना माना जाता है, क्योंकि? ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान समाज में जीने के लिए गणितीय व्यवहारगत होना माना जाता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती हैं। गणित जो है व्यक्ति के तर्कात्मक जो है कौशल का विकास करती है। उपरोक्त में से सभी, तो यहाँ पे सभी को आंसर लग गया होगा, पता चल गया होगा। आंसर हो गया यहाँ पे डी। जिन लोगों ने डी लॉक किया वो सभी यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब मूल्यांकन तो हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, हर पार्ट में, सीडीपी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, ईवीएस में भी आता है, मैथ में भी आता है। मूल्यांकन क्यों करते हैं भाई मूल्यांकन करते हैं अनुभव प्रदान करने के लिए करते हैं? नहीं ना। स्पष्टीकरण करने के लिए करते हैं? नहीं। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो गणितीय शिक्षण में जो है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अनुभव प्रदान करने के बाद मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यहाँ पे डॉट 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 था। ठीक है, और सभी स्तरों पर जो है मूल्यांकन, तो यहाँ पे देखिए 7वें का क्या है, तो यहाँ पे सीखने के अनुभव प्रदान करते समय होना चाहिए, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 टीचर के द्वारा करवाने पर अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं, तो परीक्षा में जो है डॉट 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 की कमी थी। तो देखिए अगर हम एक बच्चे की जो कॉपी होती है उसकी जांच 2 डिफरेंट टीचर कर रहे हैं, एक टीचर ने मान लीजिए 30 में से उसके जो है 20 नंबर दिए और एक टीचर ने 30 में से उसके जो है 26 नंबर दिए, तो ये उसकी विश्वसनीयता भी जो है
उखड़ता है कि भाई विश्वसनीयता पे जांच होती है, वैधता से, वस्तुनिष्ठता से और कठिनाई स्तर से कोई संबंध नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ विश्वसनीयता से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माल की लागत मूल्य के कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि अंकित मूल्य 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। 20% 10% की छूट है, मतलब 100 में 10% की छूट मतलब 90 का सामान हो गया, है ना। अब यहाँ पे 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 90 के सामान दे की जो है होने के बाद भी उसको 120 रुपये का जो है मतलब 30 रुपये का लाभ हुआ। अब 30/90 इंटू 100 कर देंगे, बहुत ही आसान था। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जो है आपको आंसर होगा 33 सही 1/3 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार का आय जो है 27,500 थी, उस महीने में बचत होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है बचत और आय का व्यय 3 रेशियो है। तो जब कोई पैसा बचाता है और जितना खर्च करता है वही अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की आय निकल आएगी। भाई जो बचाया और जो खर्च किया यही तो इस व्यक्ति की आय है। तो 8 3 हो गया 11x इसकी आय है। और अगर हम 27,500 को इसको x निकाल लें तो यहाँ पे जो है 11 2 22 11 5 55 2500। ठीक है, अब हम 2500 यहाँ पे निकली एक तरीके से। अब 2500 यहाँ पे महीने की बचत पूछ रहा है, तो बचत यहाँ पे 3x थी, यहाँ पे 3 थी ना बचत, तो 2500 इंटू 3 25 3 75 7500 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन जैसा नहीं होगा आई गेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क सिद्धांत का चरण नहीं है। मैंने आपसे जैसा कहा कि जैसे कि सीडीपी में कुछ मनोवैज्ञानिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे गणित के पेडागोजी में कुछ मनोवैज्ञानिक है जहां से गणितीय संबंध में जो है इन्होंने धारणा प्रस्तुत की। उनमें से एक नाम है वैन हेले का। वैन हेले ने ज्यामितीय जो है सिद्धांत के तहत जो है कि बच्चों को ज्योमेट्री कैसे समझानी चाहिए इसके संबंध में कुछ जो है बातें बताई थी। उनमें से जो है इन्होंने जो इसके 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर? 5 स्तर इसके संबंध में। उधर 4 थे, इधर 5 हो गए। ठीक है, इसमें से विश्लेषण, दृष्टिकरण और अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन ये तो है, लेकिन मूर्त संचालन जो है यहाँ पे इसका स्तर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी गलत हो जाता है। इसकी जगह जो है डी की जगह होना चाहिए कठोरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम जो है 73 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली 73 संख्याओं का औसत क्या होता है? तो जब कोई ऐसा हो कि 1 + 2 + 3 ... प्लस 73, तो पहली 73 संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो n + 1/2 ये इसका फॉर्मूला है। मतलब 73 + 1/2 तो हो गया 74, 74/2, 2 3 6 और 2 7 14। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा? कितना सिंपल सा है। 5 3 15, नीचे हो गया 15, 5 2 10, 5 2 5 3 15, 4 3 12 और 3 5 15 10। ठीक है, 2/15 आंसर हो गया 2/15। ठीक है, बेसिक सा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल है तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार कर एक बार एनसीईआरटी और जो है हल्की फुल्की जो है 5th तक की बुकों को जो है अध्ययन कर लो, 6 7 8 तक कर लो, आपको कोई भी मैथ के जो है क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ से तो करा ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो यहाँ पे गणित शिक्षण में समस्या के तौर पे हमें देखना है। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक समस्या है कि अगर उनके ज्ञान की नींव ही कमजोर है, उनका संज्ञानात्मक ज्ञान ही कमजोर है, जो शुरुआती दौर में बच्चे को जो पढ़ाई से रिलेटेड ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हो सकता है उसका मूल कारण हो सकता है कि उसका जो है कोई वंशानुगत प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसके वातावरण में आसपास के लोगों ने मैथ की जो है चीज़ों को इसलिए आपने अक्सर देखा हो कि गांव के बच्चे और शहर के जो है बच्चों में जो है गणित कितना जो है अंतर होता है। गांव के बच्चे गणित से बहुत घबराते हैं, है ना, अंग्रेजी से बहुत घबराते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है बेसिक चीज़ें होती रहती हैं।
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अध्यापक का विषय के प्रति जो है पर्याप्त ज्ञान का ना होता, तो ये भी एक जो है, अगर कोई टीचर को सही से ज्ञान ही नहीं है तो वो भी एक जो है समस्या पैदा कर सकता है मैथ जो है टीचिंग में। बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो है ही है, तो यहाँ पे आंसर हो गया उपरोक्त में से सभी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित जो है टीचर की क्या भूमिका होती है? तो किसी भी शिक्षण में, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी में हो, या हिंदी भाषा शिक्षण में हो, भाषा शिक्षण में हो, या गणित के शिक्षण में हो, इंग्लिश के शिक्षण में हो, किसी भी शिक्षण में टीचर की जो भूमिका होती है वो निर्देशक, मित्र और दार्शनिक तीनों की होती है। आंसर हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। देखिए, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। तो भाई गणित के संबंध में अगर हम बात करें तो कई बच्चे गणित के प्रति उनका रुचि नहीं रहती, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मैं तभी तो बच्चे आर्ट लेते हैं, जब जब मैथ नहीं पढ़ोगे, साइंस नहीं पढ़ोगे तो आर्ट ही है, उससे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। विषय में छात्रों के जो है छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्नलिखित में से एक क्या प्रभावी तरीका माने? तो अगर बच्चों के अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर हम इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं तो हम कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का व्यवस्था करेंगे। तो भाई ये बात सच है कि व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जब बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे ये तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पे समय जो है विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, मतलब जो है अगर पीरियड की बात करें, एक टॉपिक पीरियड की बात करें कि भाई स्कूल में तो गणित की जो क्लास होगी, मैथ की जो क्लास होगी उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, 45 मिनट की जगह हम 1 घंटा कर देंगे, तो ये देंगे। विद्यालय में अधिक पुस्तक रखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे सही प्रभावी तरीका है वो है खेल विधि से हम शिक्षण करवाएंगे। तो खेल क्या होता है? खेल के माध्यम से बच्चे जो है इस चीज़ में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और गणित को आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में ये बहुत बेसिक काम करता है, जैसे ज़मीन में जो है ट्राइंगल बना देना और सर्कल बना देना, फिर बच्चों से कहना कि जंप ऑन द सर्कल, जंप ऑन द ट्राइंगल, जंप ऑन नंबर 1, जंप ऑन नंबर 4, जंप ऑन नंबर 6, इस तरीके से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्रण की अवधारणा बच्चों में किस सोच से सर्वाधिक जुड़ी होती है? तो देखिए, मानचित्र, ठीक है, कि अवधारणा बच्चों में मौखिक सोच, गणनात्मक सोच और याददाश्त आधारित सोच पर नहीं टिकी होती, ये स्थानिक तर्क पर टिकी होती है। स्पेशियल जो है रीजनिंग एबिलिटी पर टिकी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा यहाँ पे राइट। ठीक है, अच्छा, ये अवधारणा आपको सीडीपी में गार्डनर के नज़दीक नहीं देख रही है। गार्डनर ने जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके तहत स्थानिक जो है समझ के बारे में भी बताया था कि खाली स्थान को समझना है, और मानचित्र में खाली स्थान के बारे में होता है। भाई आपको मानचित्र दिया जाए, आप उसके बारे में नहीं जानते, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो ये जो स्थानिक खाली स्थान को समझने की जो जिनके पास बुद्धि होती है वो इसी अवधारणा की सोच पर जो है टिके होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर देखना है। तो समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं, तो ये तो जेंडर रूढ़िवादिता पे आधारित है, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का गणित जो है कठिन लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कोई भी कुछ भी आप करते हैं जीवन में, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अगर आपको ये 2 चीज़ें जो है सही से ना मिले, इनमें से एक भी अगर आप एक को भी आप जो है हटा दें या एक को सही से जो है संतुलन बना के ना रखें, तो आपका जो है जीवन कठिन हो सकता है। तो यहाँ पे यही होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों को गणित से कोई लेना देना होता नहीं है, मस्त चंगे रहते हैं, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा गणित कठिन होता है। अब आ जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि टीचर के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है। तो अगर टीचर के विचार हैं, टीचर को सही से आता नहीं है, टीचर को टॉपिक जो है सही से क्लियर नहीं हो पाता, उसको खुद ही नहीं आ रहा है, तो वो बच्चों को जो है कैसे सिखाएगा? या फिर वो खुद ही रट्टू तोता, उसको बेसिक का ज्ञान ना हो, वो आंसर तो निकाल देता हो लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है गणित जो है कठिन हो सकता है दूसरों के लिए। तो यहाँ पे बी और सी जो है राइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है?
तो गणित में समस्या समाधान की रणनीति ने प्रयास और त्रुटि एक रणनीति है। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, ये अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है और इसी से आपका सीखना तय होता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, गलतियां करेंगे, उतना ही आपको जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए कहा जाता है ना। चित्रात्मक निरूपण, चित्रों के माध्यम से पढ़िए। पश्चगामी रूप से क्वेश्चन को हल करना, यहाँ पर रटना, स्मरण करना, रट्टू तोता गतिविधियां से जो है आप किसी भी समस्या को समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। तो छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र, उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। तो निदानात्मक परीक्षण में हम बच्चों की समस्याओं का निदान करते हैं। तो भैया कठिनाई का क्षेत्र का पता लगाएंगे और फिर जो है उनमें द्वारा की जाने वाली विशेष त्रुटियों का पता लगाएंगे परीक्षण, और फिर जो है उसको जो है मतलब उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक अच्छा मैथमेटिक्स होने के लिए क्या जरूरी है? तो भाई एक अच्छा टीचर बनने के लिए, और वो भी मैथमेटिक्स का टीचर बनने के लिए, तो उसको सही ढंग से अवधारणाओं की समझ हो, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो, उन कॉन्सेप्ट के सही रूप से लागू करने का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो याद है लेकिन जब उनको बोर्ड पे लिखने की बारी हो तो दो चार कॉन्सेप्ट छोड़ देता हो, है ना, उनमें संबंध बनाने की बात हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पे तर्क जो है ऑप्शंस जो है तर्क नहीं रखते इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में टीचर द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। तो गणित के में दौर पे देखा जाए तो कौन सी जो है टीचर सबसे ज्यादा गलतियां करता है? तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना। तो भैया उपयुक्त, अब वो उपयुक्त तो यहाँ पे नहीं लिखा, शिक्षण विधियों का सही से प्रयोग ना करना ये है। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, या फिर शिक्षण कार्य के बीच में बार बार कक्षा में घूम घूम कर बालकों का निरीक्षण करना। उपरोक्त में से सही सभी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटि है तो शिक्षण का प्रयोग ना करना, 22वें का आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, चित्रात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाना, तो ये तो त्रुटि नहीं है। और आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो घूम घूम करके पढ़ाना और निरीक्षण करना, ये भी त्रुटि नहीं है। बाकी जो है शिक्षण विधियों का सही से प्रयोग ना करना या सारे शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, ये हमारी एक त्रुटि हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 22वें का ए सही जवाब होगा। क्षेत्र मिति पढ़ाते समय टीचर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। तो क्या लिख देता है? पहले वो फॉर्मूला लिख देता है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, नियम कह लीजिए, ठीक है, या सूत्र कह लीजिए, इनको लिख देता है। उसके बाद यह दर्शाता है कि ये तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रहा है। तो जब पहले टीचर पहले नियम, सूत्र, परिभाषा ये सब लिखता है, फिर उसके बाद उदाहरण बताता है, तो इस नियम को हम कहते हैं निगमन नियम। क्या कहते हैं? निगमन विधि। इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में जिसे कहते हैं हम आगमन विधि, इसमें जस्ट उल्टा होता है। बच्चे पहले, टीचर क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद नियमों से जो है परिचय कराते हैं। तो जो सबसे बेहतर विधि होती है वो ये वाली होती है। आगमन विधि सबसे बेहतर होती है बच्चों को सिखाने के संबंध में, और निगमन विधि जो है बड़ों के संबंध में सही होती है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन जो है यूनिक रहता है और ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होगा? अब ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब तक नहीं पता होगा कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आज आप ध्यान रखिएगा, एक मील में 1.6 जो है किलोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, अब हम ये 8 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 8 किलोमीटर की बात करें तो 8/1.6 जो है किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इसको अगर हम भाग करेंगे तो 5 मील इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेना इसको, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 1/2 गुणे आधार क्या है? आधार है 5 और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है 6। तो 2 × 3 = 6,
5 तियां 15, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद था तो आपको आंसर जो है तुरंत आप लगा देंगे। ठीक है, 2 बजे जो है घड़ी की सुई द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? ये क्वेश्चन नोट कर लेना भाई। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन इस तरीके का नोट कर लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये घड़ी के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इसको कैसे करना है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है तो पहली बात तो याद रखना, हर घंटे के बीच में जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। यहां पे नोट कर लेना, हर घंटे के बीच जो कोण होता है, ठीक है, वो होता है 30 डिग्री। कैसे होता है, इसको अगर हम 360/12, 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो एक घंटे पूरा एक सर्कुलेट करने में 12 घंटे लगते हैं पूरा एक घड़ी को, तो इस तरीके से 12 तियां 36, तो ये 30 डिग्री का हो गया। यहां तक समझ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 बजे, तो घड़ी में अगर हम बात करें ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 2 बजे है। अगर हम इसकी बात करें तो एक घंटे में होता है कितना, एक घंटे में होता है 30 डिग्री, और 2 घंटे में कितना होता है, यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा। ठीक है, तो हर एक घंटे के बीच में 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो इस तरीके से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है फिर से जो है एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।